मैं आपको बता रही हूँ शाम के 5-6 बजे तक थोड़ी सी स्पष्टता आएगी। और अगर मैं बिहार 2020 के चुनाव से कुछ समझी हूँ तो शायद देर रात तक स्पष्टता आएगी। ठीक है, तो अतुल अंजान जी अभी कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। बधाई जो मैंने दी, मुझे लगता है फिर नूपुर जी के हिसाब से तो वो भी मुझे वापस ले लेनी चाहिए। आपको भी शुक्रिया अपना वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर इंतजार करने की जरूरत है। नूपुर ये कह रही हैं, आप सहमत हैं? मैं समझता हूं कि आपके टेलीविज़न चैनल ने अपना जो एग्ज़िट सर्वे था वो भी दिखाया था। आप अपने एग्ज़िट सर्वे के बहुत आसपास हैं और 10-5 तो प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन कि रात 12 बजे चुनाव आएगा, रात 12 बिहार के चुनाव में भी हमने देखा था, जीते हुए प्रत्याशी को रात के 11 बजे तक कहा कि आपको अभी हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसके बाद कहा कि आप हार गए 40 वोट से। तो ये वहाँ होने वाला नहीं है। लेकिन इतना बड़ा है, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस चुनाव से मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने पूरी प्रतिष्ठा भारत सरकार की लगा दी, पूरे मंत्री डाल दिए, लेकिन आपने कैरिकेचर भी बहुत किया। अब आप एक बात बताइए कि ये जो आपके केंद्रीय मंत्री वहाँ चुनाव लड़े थे और जो आपके सांसद चुनाव लड़े थे, ये चुनाव हार जाएंगे तो क्या इन्हें मंत्रिमंडल से आप निकालेंगे? बड़ी नैतिकता की बात करते हैं, पार्टी विद द डिफरेंस, एक अलग किस्म की पार्टी है, निकालिए इनको। लोकतंत्र में शुचिता की बात करते हैं, करिए इन बातों को। मैं नहीं कहता कि ममता जी जीत गई, हार गई, ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। बाहर की तस्वीरें आना शुरू हो गई है। ममता बनर्जी के घर के बाहर मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त जश्न की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। कोलकाता ममता बनर्जी का घर, वहीं ममता बनर्जी के घर के बाहर ज्ञानेंद्र मौजूद, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और साथ ही नाच रहे हैं और जैसा टीका लगाने की यहाँ परंपरा है वो शुरू हो गया है। और देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये सारे समर्थक हैं जो कि यहाँ गाने के साथ ही डांस कर रहे हैं और इनको ये सुबह से ही इस बात का कयास लगा रहे थे, इन्हें उम्मीद थी कि सरकार टीएमसी की बनेगी। और देखिए अब जो है रंग अबीर गुलाल का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि आयोग ने कहा है कि कोई जश्न जुलूस नहीं निकलेगा इसके बाद भी। यहाँ इस तरह का जश्न का माहौल है और निश्चित तौर पर जिस दीदी को ये लोग इतना चाहते हैं, प्यार करते हैं, अगर सत्ता में उनकी वापसी हो रही है तो कोरोना का खतरा भी इनके सामने छोटा पड़ गया और लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। ये कोरोना काल, संकट काल, साफ तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि साहब इस तरीके के जुलूस से, जश्न से बचिए। लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो यकीनन परेशान भी करती हैं और बेचैन भी करती हैं कि एक तरफ देश में कोरोना की स्थिति इतनी विकराल हो रही है और वहीं दूसरी तरफ देश की राजनीति की ये तस्वीर कि जश्न मनाने के लिए कार्यकर्ता उतरे हैं, झुंड बनाकर उतरे हैं, भीड़ में हैं, चेहरे पर मास्क गायब है। और इस बीच आगे बढ़ते हुए जरा आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल कुल 292 सीटें और पॉलिटिकली इन 292 जो सीटें हैं उनको अगर अलग अलग रीजन्स में बांटा जाए तो हर रीजन की क्या सियासी तस्वीर उभर रही है, ये बताते हैं आपको। तो वो पूरी तस्वीर हर रीजन की आपको दिखाएंगे हम, जिसमें सुंदरबन रीजन भी आएगा, ग्रेटर कोलकाता रीजन भी आएगा, उत्तरी बंगाल, दक्षिणी बंगाल, मालदा रीजन, वो मुकम्मल तस्वीर जिसमें पश्चिम बंगाल की ये 292 सीटें बटी हुई हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त का बड़ा आंकड़ा भी आप जान लीजिए, 206 टीएमसी का आंकड़ा पहुंच चुका है इस वक्त, बीजेपी 83, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन 1। सुपड़ा साफ पूरी तरीके से कांग्रेस लेफ्ट आईएसएफ गठबंधन का। और ये ड्रोन आ गया और देख सकते हैं आप, खेला होबे ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था, ये खेल की पिच और इस खेल की पिच पर अलग अलग रीजन्स के ये पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुंदरबन इलाके से शुरुआत कर रहे हैं, 26 सीटें कुल, इन 26 में से टीएमसी 20 पर बढ़त, बीजेपी 6 पर बढ़त, मतलब सीधे आमने सामने का मुकाबला। कमोबेश हर रीजन की यही तस्वीर है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का तो सुपड़ा साफ है,
हर रीजन में आप देखेंगे आमने सामने बीजेपी और टीएमसी है। सुंदरबन में बीएमसी 20 टीएमसी 20 थी और बीजेपी 6। ये अगला रीजन आपके सामने है। यहां देख सकते हैं आप किस तरीके से टीएमसी 33 और बीजेपी 20। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नुपुर जवाब देना चाह रही थी अतुल अंजान की बात का, उसके बाद रूबिका भी इंतजार कर रही हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। जल्दी से आ जाइए नुपुर। मैं तो बहुत सरप्राइज्ड हूँ आज, पता है आपको क्यों? क्योंकि आज अतुल अंजान जी अपनी पार्टी भूल गए, ममता जी ही बनेंगी मुख्यमंत्री। अपने यहाँ कोई चिंता नहीं है, अपने गरीबान में झांक के नहीं देखना, टीएमसी के हो चलिए। लेकिन अगर इनके हिसाब से यही निर्णय है, यही परिणाम है चुनाव के, तो बता दीजिए फिर ममता दीदी कैसे बनेंगी चीफ मिनिस्टर, कैसे बनेंगी मुख्यमंत्री? वो तो हार रही है। अगर इन आंकड़ों के हिसाब से जाएंगे तो अभी इस समय पे ममता बनर्जी हार चुकी हैं। तो अगर आप इसको कॉल कर रहे हैं इलेक्शन को अतुल अंजान जी, तो बताइएगा मुख्यमंत्री कैसे बनेंगी ममता दी। और मैं तो पूछना चाहती हूँ ममता बनर्जी, अगर आपके हिसाब से यही परिणाम है और ममता जी चुनाव हार गई है, तो क्या होगा उनका, इस बात का बताइएगा। और तीसरी बात कहूंगी, किसी को बड़ी बहन बुलाना कैरिकेचर नहीं होता, लेकिन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए कहना तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, गाली गलौज करना और मैं प्रधानमंत्री को नहीं मानती, कंकड़ पत्थर भेजूंगी, ये जरूर अनपार्लियामेंट्री होता है और सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है अतुल अंजान जी, आप जवाब दे दीजिएगा, साथ ही साथ रूबिका का सवाल भी जरा सुन लीजिए। रूबिका आ जाइए। अतुल जी, मुझे पता है आप नुपुर के सवाल का जवाब देना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि आपकी तबीयत और सेहत ठीक होगी कोरोना के इस काल में। आप लोगों ने केरल में जीत हासिल की है और ये ऐतिहासिक है, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि जो पार्टी पहले से सत्ता में है उसे बेदखल करती करती वहाँ की जनता है। मैं ये जानना चाह रही हूँ अतुल जी कि आपकी सरकार ने वो कौन सा तिलिस्म या वो कौन सा फॉर्मूला अपनाया कि केरल की जनता ने आप पर भरोसा जताया, और दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं रूबिका जी, रोमाना जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी बेहतर सेहतमंद होने की कामना की। मैं बहुत बीमार था, वस्तुतः मैं मृत्यु के दरवाजे पर दस्तक दे के लौटा हूँ। तभी अभी भी बिल्कुल ठीक हूँ और इसी बीमारी में मैं केरल में 15 दिन का चुनाव प्रचार में था। बंगाल में भी 12-13 दिन मैंने गुजारे थे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि विचारों के प्रति, जिनके प्रति मैंने बचपन से अपना श्रद्धा और अपनी आस्था व्यक्त की, उसके लिए अगर जान भी जाए तो कम है। मैं ये भी मानकर चल रहा था कि ये चुनाव देश के लोकतंत्र के लिए और देश के अंदर साझी विरासत और साझी शहादत के ऊपर बुनियाद रखती है, और इस साझी शहादत पर बनी साझी विरासत को बचाए रखना है। ये देश जितना हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का है, उतना बौद्धों का है, उतना जैनियों का है। इसलिए भी मैं लगा उस चुनाव के अंदर। अच्छी बात है कि चुनाव जीते। बंगाल के आपसे कह दें कि क्यों जीते हम केरल में, 3 कारण थे। एक, साफ चरित्र। किसी हमारे बीजेपी से लेकर कांग्रेस के भी लोग हम पर कोई आरोप नहीं लगा सके कि इस मंत्री ने पैसा खा लिया। दूसरा, पूरी मेहनत के साथ हमसे जो बन पड़ा, सरकार के दरवाजे और सरकार के कोषागार खोल करके हमने कोरोना 1 में, कोरोना 2 में और इससे पहले 2 बार प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, उस पर मदद की। आपको याद है कि भारत के अंदर अगर किसी राज्य के लोग सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा कमा कर लाते हैं और भारत के खजाने में जमा करते हैं, तो वो केरल के लोग हैं। 12-13 मिलियन डॉलर ला करके, बिलियन डॉलर ला करके जमा करते हैं। ऐसी स्थिति में तीसरी बात ये कि हमारे पर कुछ आरोप लगे थे, पिनराई विजयन पर आरोप लगे थे, वो आरोप भी भारत सरकार ने तय किए। मालूम पड़ा कि बड़े अधिकारियों के साथ मिल करके कोई गड़बड़ हुई थी किसी विदेशी विभाग के साथ मिल करके, लेकिन जनता ने हमारी उस बात को स्वीकार किया। एक जो हमारा कोऑपरेटिव का सिस्टम है, वहाँ जो मावेरी जो कोऑपरेटिव स्टोर है, ठीक सही दाम पर हम वहाँ जनता में, गांव-गांव में ये कर सके हैं। और हमने गांव-गांव में प्रखंड स्तर पर अस्पताल स्थापित किए हैं। हमने वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। बगल के राज्यों में ऑक्सीजन हमने सप्लाई की थी, कोरोना 1 में भी, कोरोना 2 में भी। तो जनता की खिदमत करना, उसके प्रति समर्पित होना, उसके लिए जनता ने हमें आशीर्वाद स्वरूप दूसरी बार दिया है। सेवा की है, उसी का फल आपको मिला है और अल्लाह का शुक्र है कि आपकी तबीयत खाली कोरोना का नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार की मिली थी कि आप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है।
हाँ, मैं समझ गई। अब मैं चाहती हूँ कि नुपुर इसका जवाब दे, लेकिन उससे पहले शोभना मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हैं। ग्राफिक्स के जरिए वो 5 राज्यों की इस तस्वीर को अभी दिखा देना चाहती है और उसके बाद हम इस बहस में पढ़ सकते हैं। शोभना। बिल्कुल रूबिका, चर्चा तो बहुत दिलचस्प चल रही है, लेकिन आंकड़ा बताना भी बेहद ज़रूरी है। और ये देखिए, बंगाल की जो प्रसिद्ध इमारत है विक्टोरिया मेमोरियल में, उसके सामने खड़ी हुई हूँ और आंकड़ा जिस तरीके से टीएमसी के लिए फेवरेबल है, कहीं ना कहीं टीएमसी के खेमे में जश्न का माहौल भी है। लेकिन ये जो रुझान है, ये सिर्फ अभी रुझान है, अभी ये नतीजे घोषित नहीं हुए। बंगाल के रुझानों में टीएमसी को 2/3 बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 206 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई है, 83 पर बीजेपी ने। असम की अगर बात करें तो बीजेपी एक बार फिर बहुमत की तरफ बढ़ रही है असम में, यानी एक बार फिर से वहां पर बीजेपी की सरकार। केरल की बात करें तो लेफ्ट, यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, पिनार विजयन, उन्हीं की पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में 10 साल बाद डीएमके की वापसी हो रही है। जयललिता और करुणानिधि के एब्सेंस में ये चुनाव हुआ था, यानी पलनीसामी के लिए अब लगता है सामान बांधने का समय आ गया है। और पुदुचेरी की बात करें तो एनडीए फिलहाल आगे चल रहा है। रूबिका। ओके शोभना, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी ये रुझान है, अभी बहुत सारे राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है और उसके बाद आपको असल स्थिति पता चलेगी। और इसीलिए भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि बिहार ने हमें ये सबक दिया था कि और उससे पहले दिल्ली के चुनावों ने ये सबक दिया था कि इतना जल्दी इन आंकड़ों को, रुझानों को रिजल्ट मान लेना कहीं ना कहीं हर पार्टी के लिए गलती होगी। तो यहाँ केरल में जीत क्यों हुई है लेफ्ट की, ये अतुल अंजान ने बताया। नुपुर, मैं यकीन मानती हूँ कि आप इन सारी चीज़ों का जवाब देना चाहेंगी, लेकिन आपको साथ में ये भी बताना होगा कि मान लीजिए अभी जो ये रुझान है, ये रुझान नतीजों में आते हैं तो बीजेपी की तरफ से कहाँ खामी रह गई, कहाँ खामी रह गई पश्चिम बंगाल में? नहीं रूबिका जी, मैं कहीं पे खामी नहीं मानूंगी, क्योंकि हमारी अपनी भी इंटरनल कैलकुलेशन होती है और हमें भली भांति पता है। किसी भी, आप अच्छी तरीके से, आपको याद होगा 2020 के अंदर रूबिका जी, किसी भी एग्जिट पोलस्टर ने हमारे को नहीं दिया था बिहार का चुनाव। इनफैक्ट महागठबंधन को दिया था। और इनफैक्ट अभी तो मैं कहूंगी टाई है। अगर 3 लोग टीएमसी को दे रहे हैं तो 3 लोग फिर बीजेपी को दे रहे हैं, और वो भी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट के अंदर। और हमारी इंटरनल कैलकुलेशन ये अच्छी तरीके से कहती है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। इसीलिए मैं कहूंगी कि इट इज टू अर्ली टू टेक अ कॉल। मेरे हिसाब से तो ऐसा हो जाएगा जैसे पोस्टल बैलेट काउंट होने पे मैंने इलेक्शन कॉल कर दिया। तो मैं अभी कुछ नहीं कहने वाली। वो बंगाल प्रदेश वैसा राज्य है जहां पे हमारी एग्जिस्टेंस 0 के बराबर थी। रूबिका जी, 3% से 10% से 41% का वोट शेयर का जो हमने पूरा सफर तय किया, और जिस तरीके से जब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हालांकि मैं सुन नहीं पा रही हूँ कि वो मेहमान कौन है, तो मैं रोमाना को टॉस करूंगी, जरा वो हमारे नए मेहमान से चर्चा कर लें। सुदीप्ता रॉय चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी की नेता हैं। बहुत स्वागत सुदीप्ता। और अभी तक के आंकड़े, आपको बधाई दे दी जाए या फिर नुपुर की तरह आप भी इंतजार करना चाहती हैं? आपको भी लग रहा है कि मामला पलट सकता है? ये इलेक्शन तो बीजेपी के हाथ तो गया। ये तो तय हो चुका है, क्योंकि 207 और 82 बहुत अंतर है, बहुत ही अंतर है। अब अगर आप इतनी खुशी से इन नंबर्स को स्वीकार कर रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं अभी, फिर तो नंदीग्राम में दीदी की हार वो भी नजर आ रही होगी। वो दिन की बात में खा जाएगा, तो दिन को शाम को ढलने तो दीजिए। अभी तो दिन शुरू हुई है। तो जीत वाले आंकड़े आप अभी स्वीकार करेंगी और हार के लिए शाम का इंतजार। देखिए ना क्या होते हैं, आगे क्या होता है। देखिए नंदीग्राम में घिर गई क्या दीदी? वो 70-30 वाली लड़ाई बन गई क्या नंदीग्राम की लड़ाई? देखिए, नंदीग्राम शिंगूर लेके ही ममता बंदोपाध्याय आज है जो नंदीग्राम और शिंगूर को लेके ही। नंदीग्राम ममता की हार जाए कभी हो ही नहीं सकती। अगर नहीं तो ये 200 का आंकड़े आप दिखाते ही नहीं। अब
बीजेपी की बात में मत आइए, आप देखते रहिए कि जब दिन ढलेगा तो क्या होगा। चलिए, अब आप बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि उनकी बातों में मत आइए। एक जल्दी से जवाब नुपुर का लेते हैं, उसके बाद दिबांग मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है और मुझे लगता है दिबांग जी पर जरा इन तस्वीरों पर बात करेंगे हम कि कोरोना काल, संकट काल, और तस्वीरें तो ऐसी आ रही हैं कि जैसे कोरोना है ही नहीं। जल्दी से नुपुर जवाब दे दीजिए आप जी। रोमाना जी, आपने सवाल बिल्कुल सही पूछा कि नंदीग्राम तो शाम को पता चलेगा, लेकिन बाकी सीटें अभी से इनको पता है। और ये वही लोग हैं जो आए दिन चुनाव आयोग के ऊपर और ईवीएम के ऊपर पता नहीं क्या गाली गलौच और अपनी हार का, आगामी हार का ठीक। तो ये बहुत दिलचस्प है कि नंदीग्राम की सीट तो शाम को पता चलेगी, बाकी सीटें अभी से पता है। और मैं दूसरी बात जरा मैं अतुल अंजान जी को जवाब देना चाहूंगी। अतुल अंजान जी, आप जो कह रहे थे हमें हिंदू मुसलमान की चिंता है, तो फरीदाबाद सिद्दीकी के साथ अपना कोalition नहीं बनाते। और दूसरी बात, हाँ, जनता तो बाहर से पैसा ला के लाती है ट्रेजरी के अंदर, लेकिन आपकी सरकार ही गोल्ड स्मगलिंग कर जाती है, जिसके लिए आप ही के खुद के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के कहते हैं कि हाँ, इसके ऊपर जांच पड़ताल होनी चाहिए। ठीक है अतुल अंजान जी, आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से दिबांग जी, ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये तो परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। ये जोश के अंदर होश खो रहे हैं, ये भूल गए कि कोरोना काल संकट काल है, जबकि पूरी संवेदनशीलता के साथ एबीपी न्यूज चुनाव के नतीजे भी दिखा रहा है और साथ ही साथ कोरोना मीटर, वैक्सीन मीटर भी दिखा रहा है, ताकि हकीकत ना भूलें। कोरोना का संकट बड़ा है, विकराल रूप ले चुका है कोरोना। दिबांग, रोमाना, इसमें मैं थोड़ी सी आप जो करी उससे एक अलग बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा इतना अनुभव है ग्राउंड पर कवरेज करने का। और अब जब भी इस तरह से कैमरा घूमता है तो लोग खड़े होते हैं, वो अचानक नाचने लग जाते हैं। आप अगर यहाँ गौर से देखेंगे कि जहाँ जहाँ कैमरा घूमता जाएगा वहाँ लोग नाचते रहेंगे। मेरे ख्याल से ये जो कवरेज कर रहे हैं उनको भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जितने भी पार्टी के समर्थक हैं, पार्टी के नेता हैं, अगर वो टीवी पर देख रहे हैं तो बाहर आके उनको कहना चाहिए कि इस समय ये उल्लास नहीं मनना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है, बल्कि ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। जिस तरह से जिम्मेदारी से, जिस तरह से संवेदनशील तरीके से एबीपी न्यूज़ पे कवरेज है, यानी हम लोग आंकड़े भी दे रहे हैं चुनाव के भी और कोरोना के भी, ये एक समझने की बात है, जिम्मेदारी की बात है। अब मैं आता हूं, जो जिस तरह से चुनाव आयोग का जो ईसी की जो वेबसाइट है उस पर अगर आप देखें तो 202 पर है तृणमूल कांग्रेस और 77 पर है बीजेपी। एक बात साफ है जिसके बारे में चर्चा भी हो रही थी, टीएमसी का वोट प्रतिशत 48 है, बीजेपी का 37 है उसमें। और जब भी इस तरह से चुनाव परिणाम आते हैं, एक पार्टी जो ऊपर की तरफ जाती है वो और आगे बढ़ती है, और लगातार वो बढ़त हम देख रहे हैं। मैं लगातार देख रहा हूँ करीब पिछले 2 घंटे से कि किस तरीके से टीएमसी की का जो सीट की संख्या है वो लगातार आगे जा रही है। 202 तक टीएमसी फिलहाल पहुंच गई है। जहां तक नंदीग्राम का लग रहा है, मुझे लगता है कि अगर ये ट्रेंड ऐसे भी जाता रहा तो नंदीग्राम में भी जो टीएमसी चाहती है उस तरीके का एक परिवर्तन होगा। जब आपको याद है कि जब हम लोग ओपिनियन पोल दिखा रहे थे तब मैंने ये एक बात कही थी, और वो अभी भी आपको सही लगेगी, वो अभी भी यहाँ सही होती दिखाई देती है, कि जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी कभी भी उतने वोट नहीं ले पाती जितने वो लोकसभा चुनाव में ले लेती है। करीब 7-8% वोट उनका गिरता है, और वो हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं। आप देखिए कि इस समय वो 37 पर रुके हैं। आप देखिए 2016 का जो चुनाव हुआ था उसमें उनको 10% वोट था, लेकिन 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तब उनको 17% वोट हुआ था, 7% वोट गिरा था। कहने का मतलब है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं बीजेपी ज्यादा वोट पाती है, और जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो बीजेपी का वोट घट जाता है। ये मेरे ख्याल से उसी का परिणाम है, और ये जो आंकड़ा है ये अभी 200 के पार रहेगा और आगे जाएगा, और बीजेपी का आंकड़ा अभी और सिमट भी सकता है। बिल्कुल, ये जो वोट प्रतिशत की आप बात कर रहे हैं इस पर मुझे लगता है हमें आगे विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। हमें ये चैलेंज दिया गया था कि 100 क्रॉस नहीं करेंगे, हम 100 क्रॉस चेक कर चुके हैं, और अब हम मैजिक फिगर भी क्रॉस करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे अवाम का, सब लोगों का,
जो उन्होंने हमको विश्वास किया है, इस ये लेके थर्ड टर्म हमें विश्वास किया है। बीजेपी धीरे धीरे आगे आएगा और बीजेपी सरकार बनाएगा पश्चिम बंगाल में। तो 4.5 घंटे होने को आ रहे हैं। काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई थी, 12:30 बजने वाले हैं और ऐसे में सबसे बड़ी तस्वीर पश्चिम बंगाल को लेकर जो उभर रही है, तीसरी बार ममता बनर्जी सत्ता में बंगाल की वापसी कर रही हैं। 292 में से 209, जी हां 209 सीटों पर इस वक्त टीएमसी की बढ़त नजर आ रही है। मैं दोहरा दूं एक बार फिर से कि ये रुझान है, इस वक्त बीजेपी 80 सीटों पर पहुंच चुकी है। एक वक्त था जब बीजेपी 115 सीट पर थी, लेकिन नीचे आते आते बीजेपी का आंकड़ा अब 80 पर आ चुका है। टीएमसी का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 208 पर इस वक्त पहुंचा है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के खाते में महज 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और कमोबेश जो बड़ी तस्वीर उभर रही है वो यही कि बंगाल की लड़ाई सीधे सीधे टीएमसी और बीजेपी की आर पार की पर आई और इस आर पार की लड़ाई में फिलहाल टीएमसी बीजेपी पर भारी। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, सत्ता विरोधी रुझान था, धर्म को लेकर जिस तरीके की राजनीति बंगाल में होते हुए हमने देखी, उस सब के बीच टीएमसी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी 2/3 बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई 208 के आंकड़े पर खड़ी हुई नजर आ रही है। अपने आप में ये जीत अगर इसी रूप में होगी पंकज जी तो ऐतिहासिक। तरफ जा रही है, उन्हीं आंकड़ों की तरफ जब 211 सीटें मिली थी टीएमसी को। और बिल्कुल ऐसा हम लोग समझ नहीं पाए, या जो भी एग्जिट पोल थे, कि एक तरीके से ना टीएमसी की तरफ जा रहा है पूरा का पूरा मामला। लेकिन रोमाना एक बात और कहूँगा, ये तस्वीरें जो है ना बहुत विचलित कर रही हैं मुझे। अब से कुछ देर पहले मेरे एक मित्र के पिता का देहांत हो गया, पटना से खबर आई कोविड से। लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं बार बार हम हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं कि जीत का जश्न नहीं है, आज जीतेगा कोई भी, लेकिन हार रहा इंसानियत, इस बात को महसूस करिए। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, हमारे घर के दालान में किसी की लाश पड़ी हुई है। ये लोकतंत्र है, लेकिन उत्सव मनाने का दिन नहीं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये तस्वीरें, ढोल नाद और ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अबीर गुलाल ये सब बंद कर दीजिए। लोकतंत्र है, चुनाव हुआ है, जीत जाएंगे, लेकिन अपना घर बचाइए, अपना घर परिवार बचाइए, नाते रिश्तेदार बचाइए। वो सबसे बड़ी चुनौती है। जितना झेलना था उस मुकाम पर आ गए। आप काफी भावुक हो रहे हैं इस वक्त और लगातार एबीपी न्यूज यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि जोश में होश मत खोइए। आज नतीजों का दिन है, हम आप तक आंकड़े पहुंचा रहे हैं, नंबर्स दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत आपके जहन में बनी रहे। हम लगातार आप तक कोरोना के नंबर्स भी तो पहुंचा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कोरोना काल बन चुका है, कोरोना कहर बरपा रहा है। हम कोरोना मीटर भी साथ साथ चला रहे हैं, हम वैक्सीन मीटर भी साथ साथ चला रहे हैं। और चुनाव के ये नतीजे जो आपके सामने, बंगाल को लेकर सबकी दिलचस्पी और बंगाल में ममता बनर्जी इतिहास रचने के बेहद करीब इस वक्त नजर आ रही हैं। विकास, जी हाँ, देखिए बिल्कुल इतिहास रचने के करीब नज़र आ रही हैं, लेकिन इस पूरे कैंपेन के दौरान जो मुद्दे बीजेपी ने उठाए थे, टोलाबाजी, कट मनी, भाईपो, अब ये एक बड़ा सवाल हो गया है कि क्या ये मुद्दे थे वो ऐसे मुद्दे थे जिनको जो ज़मीन पर उतना असर नहीं डाल पाए जितना बीजेपी ने सोचा था। देखिए रणनीति हर पार्टी जीत के लिए बनाती है, लेकिन वही रणनीति क्या उसको जीत दिला पाती है या नहीं दिला पाती, इस पर तय होता है कि वो मुद्दे और रणनीति सही थी कि नहीं थी। बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए थे, लग रहा है कि उसको जनता का उस पर समर्थन नहीं मिला है। दीदी वापसी कर रही हैं, तीसरी बार सत्ता में आने जा रही हैं, और दीदी की ये वापसी है वो पिछले बार की लग रहा है कि अभी तक जो रुझान आ रहे हैं कि पिछली बार की सीटों से भी आगे निकल जाएगी। जो वोट शेयर है वो बीजेपी पिछले लोकसभा के मुकाबले मेंटेन नहीं कर पाई है। जहाँ बीजेपी ये सोच रही थी कि वो वोट शेयर अपना 40% से बढ़ाकर 45-46% तक ले जाएगी और टीएमसी का वोट शेयर नीचे आएगा, उसके उलट हो रहा है। बीजेपी का वोट शेयर गिर के अभी 33% रह गया है, टीएमसी का वोट शेयर 48% पर है। जाहिर तौर पर ये वोट शेयर का जो अंतर है 15% का अंतर, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर ममता बनर्जी को ले जा रहा है।
बिल्कुल रूबिका भी आना चाह रही है इस चर्चा में, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से सुदीप्ता जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। सुदीप्ता जी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार जश्न मना रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरीके से रंग अबीर गुलाल सब खेला जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, इस पर कंट्रोल नहीं हो सकता है क्या? अभी तो नए कोविड गाइडलाइंस राज्य में लागू हुए हैं, इन लोगों पर कोई कानून लागू नहीं होता है क्या? लागू है, लागू भी होने चाहिए और इन लोगों को रेजिस्ट भी करना चाहिए। पर क्या है रोमाना जी, आप ये मैं आपको कहना चाहती हूँ ये कि अपने इतने भ्रामक बातों के बाद भी और ये जो जीत मिल रहे हैं ना ये वर्कर्स लोगों को, इतना क्या नहीं कहा गया बीजेपी वालों ने, फिर भी आज ये जीत जो आ रहा है इसकी खुशी उन लोगों को, इन बेचारों पर थोड़ा असर पड़ेगा ही ना। नहीं सुजाता जी, देखिए जीत की खुशी तो तभी मनाएंगे ना जब जिंदा रह पाएंगे। यहाँ तो जिंदगी और मौत का सवाल है, जब चुनना हो जिंदगी और मौत में तो पहले तो जिंदगी चुनेंगे ना। जिंदा रहेंगे तो खुशी मनाने के तो और भी बहुत से मौके मिलेंगे, कम से कम जिंदगी तो बचे ना। रूबिका आ जाइए। मैं आपसे सहमत हूँ और ये मैं आपकी भावनाओं की पूरी कदर करती हूँ। मैं मुझे कायदे से सुनिए, जल्दी से लेकर चलते हैं दर्शकों को। कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ मौजूद है और कुंतल के साथ इस वक्त टीएमसी के नेता मदन मित्रा मौजूद है। कुंतल, तृणमूल कांग्रेस के सबसे कैरिज्मेटिक लीडर में से एक है मदन मित्रा और 7वें राउंड के बाद 20,000 से ज्यादा वोटों की लीड है मदन मित्रा के पास। मदन दा, एक्सपेक्टेशन जो था शायद उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म अप कर रहा है फिलहाल 7वें राउंड के बाद 20,000 से ज़्यादा वोटों की लीड, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि लीड 1 हो और 1 लाख हो, ये पूरा मेरा पार्टी का क्रेडिट है, ममता बनर्जी का है और हमारा जो पार्टी का कर्मी लोग हैं और साधारण जनता जो चाहते हैं बंगाल में ये धर्म की बानी, जो धर्म युग, धर्म की नाम के तलवार लेके लड़ाई, ये सब बंगाल का आदमी नहीं चाहते हैं। फिर भी अभी देखिए, हमारा ख्याल से तृणमूल जहाँ रहे हैं, अगर तृणमूल को 221 सीट मिल जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड।